आज हम बात करेंगे चैप्टर 20 ऑफ BNSS ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 261 टू 273 के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल सोचो। अगर आप पर कोई ऐसा जुर्म लग जाए जिसकी पनिशमेंट 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो, तो आपको कैसे ट्रायल चाहिए होगा? जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए या फिर एक डिटेल्ड और फेयर प्रोसेस फॉलो हो? एग्जैक्टली इसीलिए वारंट केसेस के लिए लॉ ने एक स्पेशल और स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर बनाया है, क्योंकि ये केसेस ज़्यादा सीरियस होते हैं। इनमें हर स्टेप केयरफुली फॉलो करना जरूरी है। चार्ज लगाना, एविडेंस कलेक्ट करना, दोनों पार्टीज को सुनना और फिर जजमेंट देना। अब सोचिए, अगर मजिस्ट्रेट बिना प्रॉपर प्रोसीजर के डिसीजन दे दे तो क्या एक्यूज्ड को इंसाफ मिलेगा? और क्या विक्टिम को जस्टिस फील होगा? नहीं ना। इसीलिए ये चैप्टर एंश्योर करता है कि फेयर ट्रायल हो, ना प्रोसिक्यूशन का ज़्यादा फेवर हो, ना ही डिफेंस को। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट कैसे डिसाइड करता है कि चार्जेस फ्रेम करने हैं या केस डिसमिस करना है। कैसे BNSS एक बैलेंस्ड और जस्ट सिस्टम क्रिएट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की। A case is instituted on a police report. Section 261 compliance with Section 230. Section 261 बात करता है अगर कोई वारंट केस पुलिस रिपोर्ट की बेसिस पे शुरू होता है और एक्यूज्ड ट्रायल की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होता है, तो मजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना होता है कि उसने सेक्शन 230 के प्रोविजंस को फॉलो किया है या नहीं। मतलब ट्रायल स्टार्ट होने से पहले मजिस्ट्रेट को चेक करना है कि एक्यूज्ड के राइट्स, चार्जेस और लीगल प्रोसीजर सेक्शन 230 के अकॉर्डिंगली सही तरह से कंप्लीट हुए हैं या नहीं। ये स्टेप एक्यूज्ड के फेयर ट्रायल के लिए मैंडेटरी है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 261 कंप्लायंस विद सेक्शन 230। व्हेन in any warrant case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate. At the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 230. ये सेक्शन बात करता है जब कोई केस पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट होता है और वो वारंट केस होता है, मतलब एक्यूज्ड को कोर्ट में लाने के लिए वारंट इशू हुआ है और एक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर करता है ट्रायल के शुरू होने पर, तो मजिस्ट्रेट को पहले से चेक करना पड़ता है कि उसने सेक्शन 230 के रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 230 की। बेसिकली सेक्शन 230 कहता है कि एक्यूज्ड को चार्जेस क्लियर और समझ में आए और उनको अपनी डिफेंस के लिए टाइम और अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब सेक्शन 261 के अंडर मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले एक्यूज्ड को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया गया है और फेयर प्रोसीजर फॉलो हुआ है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज रवि के खिलाफ पुलिस ने थेफ्ट के लिए रिपोर्ट फाइल की। कोर्ट में रवि के लिए वारंट इशू हुआ। जब रवि ट्रायल के दिन कोर्ट में आता है, मजिस्ट्रेट पहले चेक करेगा क्या रवि को चार्ज बताए गए अंडर सेक्शन 230। क्या रवि को डिफेंस के लिए टाइम और चांस दिया गया? क्या सब लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो हुई हैं या नहीं? अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है कि सेक्शन 230 फॉलो हुआ, तब ट्रायल आगे बढ़ेगा। अगर नहीं तो ट्रायल को रोककर पहले लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करने का कहा जाएगा। इन शॉर्ट सेक्शन 261 कहता है कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना है कि एक्यूज्ड के राइट्स और लीगल प्रोसेस सेक्शन 230 के अकॉर्डिंगली फॉलो हुआ है। इसका पर्पस ये है कि एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिले और उनको अपनी डिफेंस के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन और टाइम मिले ताकि जस्टिस सही तरीके से हो। मतलब ट्रायल स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी चेक फॉर फेयर प्रोसीजर मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 262 की। सेक्शन 262 व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। सेक्शन 262 कहता है कि एक्यूज्ड अपने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है 60 दिन के अंदर। जब उसको सेक्शन 230 के अंडर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिल जाती हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद और जरूरत पड़े तो एक्यूज्ड को फिजिकल या ऑडियो वीडियो एग्जामिनेशन करके दोनों प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड को सुनने का चांस देगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि चार्जेस ग्राउंडलेस हैं
मतलब एक्यूज्ड के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा और अपने रीजन्स कोर्ट रिकॉर्ड में लिखेगा। इसका मेन मकसद ये है कि बिना बेसिस के किसी को केस में फंसाया ना जाए और एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल और जस्टिस मिले। Let's read the section for better understanding. Section 262, when accused shall be discharged. Subsection 1, the accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of supply of copies of documents under section 230. मतलब accused को 60 दिन का टाइम दिया जाता है जब उसको सेक्शन 230 के अंडर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिलती हैं। इस पीरियड में एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि केस में उसके अगेंस्ट चार्जेस वीक हैं, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रवि के खिलाफ पुलिस ने थेफ्ट का केस फाइल किया है। कोर्ट ने रवि को डॉक्यूमेंट की कॉपीज सेक्शन 230 के अंडर 1 अगस्त को दी। रवि 60 दिन के अंदर यानी 30 सितंबर तक मजिस्ट्रेट के सामने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if upon considering the police report and the documents sent with it under section 193 and making such examination if any of the accused either physically or through audio video electronic means as the magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. मतलब मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और अगर जरूरत लगे तो एक्यूज्ड का फिजिकल ऑडियो वीडियो एग्जामिनेशन भी कर सकता है। दोनों प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड को सुनने का चांस दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि चार्जेस ग्राउंडलेस हैं, मतलब एक्यूज्ड के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इस डिसीजन के रीजन्स कोर्ट में रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रवि के खिलाफ थेफ्ट के केस में पुलिस रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मजिस्ट्रेट ने सुना कि सीसीटीवी फुटेज में रवि वहां नहीं था। विटनेसेस के स्टेटमेंट्स वीक हैं, तो मजिस्ट्रेट दोनों तरफ को सुनने के बाद डिसाइड करता है कि रवि के अगेंस्ट चार्जेस ग्राउंडलेस हैं और रवि को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अपना रीजन रिकॉर्ड में लिखता है। इन शॉर्ट सेक्शन 262 का मेन मकसद ये है कि एक्यूज्ड को अनफेयर ट्रायल से बचाया जा सके। अगर चार्जेस वीक या ग्राउंडलेस हैं तो एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो जाता है और कोर्ट अपने रीजन्स रिकॉर्ड में लिखता है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के किसी को केस में अननेसेसरीली फंसाया ना जाए और एक्यूज्ड को फेयर चांस और जस्टिस मिले। After that, we will talk about Section 263, Framing of Charge. Section 263 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस से लगता है कि ऑफेंस हुआ है, तो मजिस्ट्रेट रिटर्न चार्जेस फ्रेम करेगा। फिर एक्यूज्ड को चार्ज रीड और एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो गिल्टी प्ली करता है या ट्रायल की डिमांड करता है। Read the section for better understanding. Section 263, Framing of Charge. Section 1, if upon such consideration, examination, if any, and hearing, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge. सबसेक्शन 1 बात करता है मजिस्ट्रेट केस को ध्यान से चेक करता है, जैसे एग्जामिनेशन और हियरिंग, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया है जो उसके अंडर ट्राई किया जा सकता है और जो वो पनिश कर सकता है, तो वो चार्ज लिख कर फ्रेम करता है। After that, subsection 2, the charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. मतलब चार्ज फ्रेम करने के बाद मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को चार्ज रीड करके समझाता है, फिर एक्यूज्ड से पूछता है कि आप गिल्टी हैं या ट्रायल चाहते हैं। अगर एक्यूज्ड गिल्टी है तो वो गिल्टी प्ली रिकॉर्ड होता है और अगर एक्यूज्ड ट्रायल चाहता है तो ट्रायल प्रोसीड करता है।
ये सब प्रोसेस फर्स्ट हियरिंग के 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना जरूरी है, वरना डिले की वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 263 का मेन मकसद ये है कि एक्यूज्ड के खिलाफ केस प्रॉपरली इनिशिएट हो और ट्रायल फेयर हो। मजिस्ट्रेट एविडेंस और एग्जामिनेशन के बेसिस पे डिसाइड करता है कि चार्ज फ्रेम करना है या नहीं। चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्यूज्ड को अपनी पोजीशन क्लियर करने का चांस दिया जाता है, गिल्टी प्ली या ट्रायल। इन सिंपल वर्ड्स, ये सेक्शन इंश्योर करता है कि केस की प्रॉपर शुरुआत हो, एक्यूज्ड इन्फॉर्म्ड हो और फेयर प्रोसेस फॉलो हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 264, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सेक्शन 264 बात करता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली करता है तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा और अपनी डिस्क्रिशन में एक्यूज्ड को उस प्ली के बेसिस पे कन्विक्ट कर सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 264, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon. ये सेक्शन बात करता है अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली करता है तो मजिस्ट्रेट ये प्ली फॉर्मली कोर्ट में रिकॉर्ड करता है। मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक्यूज्ड को उस प्ली के बेसिस पे कन्विक्ट करे या फिर एडिशनल इंक्वायरी के लिए देख ले, जैसे सर्कमस्टांसेस या मिटिगेटिंग फैक्टर। ये प्रोविजन ट्रायल को शॉर्ट और एफिशिएंट बनाता है जब एक्यूज्ड खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 264 का मेन मकसद है कि अगर एक्यूज्ड अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो कोर्ट एफिशिएंटली केस को रिजोल्व कर सके। मजिस्ट्रेट गिल्टी प्ली को फॉर्मली रिकॉर्ड करता है और डिस्क्रिशन के बेसिस पे कन्विक्शन दे सकता है। After that, we will talk about section 265, evidence for prosecution. Section 265 कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं करता, ट्रायल चाहता है या मजिस्ट्रेट गिल्टी प्ली के बेसिस पे कन्विक्ट नहीं करता, तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन करता है और डेट फिक्स करता है। एक्यूज्ड को पहले से विटनेस स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन और ऑडियो वीडियो टेस्टिमनी की भी फैसिलिटी हो सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 265, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, सबसेक्शन 1। If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or the magistrate does not convict the accused under section 264, the magistrate shall fix a date for the examination of witnesses, provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statements of witnesses and recording during investigation by the police. सबसेक्शन 1 बात करता है अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं करता या ट्रायल डिमांड करता है या मजिस्ट्रेट सेक्शन 264 के अंडर कन्विक्ट नहीं करता तो मजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट करने के लिए विटनेस एग्जामिनेशन की डेट फिक्स करेगा। एक्यूज्ड को पहले से पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए विटनेस स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी डिफेंस प्रिपेयर कर सके। After that, subsection 2, the magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summon to any of its witness, directing him to attend or to produce any document or other thing. मतलब अगर प्रोसिक्यूशन चाहती है कि वो विटनेस या डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट हो तो मजिस्ट्रेट सम्मन इशू कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि एविडेंस प्रॉपर तरीके से कोर्ट में आए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए पुलिस के विटनेस सीता को सम्मन किया गया कि वो कोर्ट में आए और सीसीटीवी फुटेज सबमिट करे, तो मजिस्ट्रेट ने सम्मन इशू की और कोर्ट में प्रेजेंट होने की डायरेक्शंस दिए। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, on the date so fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, provided that the magistrate may permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination, and provided further that the examination of a witness under this subsection may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government. सबसेक्शन 3 बात करता है मजिस्ट्रेट फिक्स डेट पर प्रोसिक्यूशन के सभी एविडेंस रिकॉर्ड करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर किया जा सकता है या विटनेस को दोबारा रिकॉल किया जा सकता है। विटनेस ऑडियो वीडियो मीन्स से भी एग्जामिन किया जा सकता है अगर कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड प्लेस नोटिफाई किया हो।
इन शॉर्ट सेक्शन 265 का मेन मकसद है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं करता तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को प्रॉपर तरीके से कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाए, एक्यूज्ड को पहले से विटनेस स्टेटमेंट्स मिल जाए और क्रॉस एग्जामिनेशन और ऑडियो वीडियो टेस्टिमनी का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो। After that, we will talk about Section 266 Evidence for Defense. Section 266 बात करता है कि एक्यूज्ड को अपनी डिफेंस प्रेजेंट करने का चांस दिया जाए। एक्यूज्ड अपनी एविडेंस प्रोसीजर कर सकता है और विटनेसेस को सम्मन करवा सकता है। कोर्ट इंश्योर करता है कि ये प्रोसेस फेयर और जस्टिस के लिए ज़रूरी हो और ऑडियो वीडियो टेस्टिमनी का ऑप्शन भी अवेलेबल हो। Let's read the section first for better understanding. Section 266 Evidence for Defense. Subsection 1. The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence. And if the accused puts in any written statement, the magistrate file it with the record. मतलब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद एक्यूज्ड को अपनी डिफेंस प्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है। एक्यूज्ड ओरल या रिटन स्टेटमेंट दे सकता है या डॉक्यूमेंट या विटनेसेस प्रोड्यूस कर सकता है। अगर रिटन स्टेटमेंट दी जाती है तो मजिस्ट्रेट उसे कोर्ट रिकॉर्ड में फाइल करता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। राकेश के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस की एविडेंस कंप्लीट हो गई। राकेश कोर्ट में आकर रिटन स्टेटमेंट और सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस करता है। मजिस्ट्रेट ने उस रिटन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड में फाइल कर दिया। After that, subsection 2. If the accused, after he has entered upon his defense, applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing, provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section, unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the end of justice. Provided further that the examination of a witness under this subsection may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government. Subsection 2 बात करता है एक्यूज्ड अपने डिफेंस के दौरान विटनेस को सम्मन करवा सकता है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा जब तक वो एप्लीकेशन को वैक्सेशन, डीले या जस्टिस डिफीट करने के लिए नहीं समझाता। मजिस्ट्रेट अगर रिफ्यूज करता है तो रिटन रीजंस रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रवि ने डिफेंस में कहा कि एक नेबर विटनेस कोर्ट में बुलाया जाए। मजिस्ट्रेट विटनेस को सम्मन करता है क्योंकि एप्लीकेशन जेन्युइन है और जस्टिस के लिए ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं प्रोविजो 1 की। अगर एक्यूज्ड ने पहले से क्रॉस एग्जामिनेशन किया है तो विटनेस को दोबारा सम्मन तभी किया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो कि ज़रूरत है। इसके बाद बात करते हैं प्रोविजो 2 की। प्रोविजो 2 कहता है कि विटनेस ऑडियो वीडियो मीन्स से भी एग्जामिन हो सकता है। After that, subsection 3, the magistrate may, before summoning any witness on an application under subsection 2, require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purposes of the trial be deposited in the court. Subsection 3 बात करता है मजिस्ट्रेट विटनेस को सम्मन करने से पहले रीजनेबल एक्सपेंसेस डिपॉजिट करवा सकता है। यह इंश्योर करता है कि ट्रायल स्मूथली कंडक्ट हो और विटनेस को फेयर रिएम्बर्समेंट मिले। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। विटनेस घर से दूर है और ट्रैवल एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो मजिस्ट्रेट कहता है कि एक्सपेंसेस कोर्ट में डिपॉजिट कराएं, तभी विटनेस सम्मन होगा। इन शॉर्ट सेक्शन 266 का मेन मकसद है कि एक्यूज्ड को अपनी डिफेंस के लिए फुल अपॉर्चुनिटी मिले। एक्यूज्ड एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है, विटनेस सम्मन कर सकता है और ऑडियो वीडियो टेस्टिमनी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है कि प्रोसेस फेयर हो और एप्लीकेशन वैक्सेशन, डीले या जस्टिस डिफीट के लिए ना हो और उसके रीजंस रिटन रिकॉर्ड में हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पार्ट बी, cases instituted otherwise than on police report.
सेक्शन 267 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 267 बात करता है कि अगर वारंट केस पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी भी सोर्स से शुरू होता है और एक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर करता है तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को सुनेगा और उसके एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सम्मन करवा सकता है और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्ट कह सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 267 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 1 when in any warrant case instituted otherwise than on a police report the accused appears or is brought before a magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। मतलब अगर केस पुलिस रिपोर्ट से नहीं है, किसी और सोर्स से स्टार्ट होता है जैसे कि प्राइवेट कंप्लेंट या डायरेक्ट एफआईआर और एक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर करता है तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन का एविडेंस सुनता है और रिकॉर्ड करता है। यह इंश्योर करता है कि ट्रायल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, चाहे केस पुलिस रिपोर्ट से हो या नहीं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सीमा ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, रमेश ने उसके घर में चोरी की है। केस पुलिस रिपोर्ट के थ्रू नहीं थी, प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू स्टार्ट हुई थी। रमेश कोर्ट में अपीयर होता है और मजिस्ट्रेट सीमा और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के एविडेंस रिकॉर्ड करता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ सम्मन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सबसेक्शन 2 बात करता है प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को कोर्ट में बुलाने के लिए मजिस्ट्रेट सम्मन इशू कर सकता है और विटनेस को डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सीमा के प्राइवेट कंप्लेंट में एक नेबर विटनेस है जो इंसिडेंट देखता है। मजिस्ट्रेट सम्मन इशू कर सकता है और विटनेस को कोर्ट में बुला सकता है। अगर विटनेस के पास सीसीटीवी फुटेज है तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए भी डायरेक्ट किया जा सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 267 का मेन मकसद है कि वारंट केसेस जो पुलिस रिपोर्ट से नहीं शुरू हुए हैं उनमें भी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो। मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सम्मन करवा सकता है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा सकता है ताकि ट्रायल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 268 व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। सेक्शन 268 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सारे एविडेंस जो सेक्शन 267 में दिए गए हैं देखने के बाद भी ऐसा कोई केस एक्यूज के खिलाफ नहीं बनता जो बिना रेब्यूटल के भी उसकी कन्विक्शन जस्टिफाई कर सके, तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। मतलब अगर सबूत ही इतने वीक हैं कि उनसे कन्विक्शन पॉसिबल नहीं है तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट चाहे तो केस के किसी भी पहले स्टेज पर भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है अगर उसको लगता है कि चार्ज बिल्कुल ग्राउंडलेस हैं, यानी उसके पीछे कोई मजबूत वजह या बेसिस नहीं है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 268 when accused shall be discharged. Subsection 1 if upon taking all the evidence referred to in section 267 the magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out which if unrebutted would warrant his conviction the magistrate shall discharge him। मतलब अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 267 के तहत सभी एविडेंस देखने के बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचता है कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता जो उसकी कन्विक्शन जस्टिफाई करे, तो वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। यानी अगर एविडेंस खुद अपने आप में वीक हैं और बिना डिफेंस के जवाब दिए भी कन्विक्शन पॉसिबल नहीं लगता तो केस खत्म कर दिया जाएगा। After that, subsection 2, nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused to any previous stage of the case if, for reason to be recorded by such magistrate, he considers the charge to be groundless। Subsection 2 बात करता है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो केस के किसी भी पहले स्टेज पर एक्यूज को डिस्चार्ज कर दे अगर उसको लगता है कि चार्ज ग्राउंडलेस है। ग्राउंडलेस का मतलब यहाँ पे है कि चार्ज के पीछे कोई भी प्रॉपर एविडेंस या वैलिड बेस नहीं है।
मजिस्ट्रेट अपना रीजन लिखकर एक्यूज को फ्री कर सकता है बिना पूरा ट्रायल चलाए। इन शॉर्ट सेक्शन 268 का मेन मकसद है कि एक्यूज्ड को अनफेयर ट्रायल से बचाया जा सके, स्पेशली केसेस जो पुलिस रिपोर्ट से नहीं स्टार्ट हुए हैं। अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस वीक या इनसफिशिएंट है या चार्ज ग्राउंडलेस है तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और रीजन कोर्ट में रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 269। सेक्शन 269 बात करता है कि अगर एक्यूज्ड डिस्चार्ज नहीं होता तो मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है, एक्यूज्ड को प्ली पूछता है और ट्रायल का प्रोसीजर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एविडेंस के साथ फॉलो होता है। विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन किया जाता है और अगर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते तो मजिस्ट्रेट एविडेंस क्लोज करके केस प्रोसीड करता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 269 Procedure where accused is not discharged. Subsection 1. If when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. सबसेक्शन 1 बात करता है अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को डिस्चार्ज नहीं करता तो एक्यूज्ड के खिलाफ रिटर्न चार्ज फ्रेम किया जाता है और चार्ज फ्रेम करना मजिस्ट्रेट के ट्रायल जुडिक्शन और पनिशमेंट कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रमेश के केस में मजिस्ट्रेट को लगे कि रमेश ने थेफ्ट किया है और सफिशिएंट एविडेंस हैं तो वो रिटर्न चार्ज फ्रेम करता है। After that, subsection 2, the charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make. सबसेक्शन 2 कहता है कि चार्ज को एक्यूज्ड के सामने रीड और एक्सप्लेन किया जाता है और एक्यूज्ड से पूछा जाता है कि क्या आप गिल्टी प्ली करते हैं या डिफेंस देना चाहते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम से कोर्ट में पूछा गया क्या आप गिल्टी प्ली करते हो या डिफेंस प्रेजेंट करना चाहते हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली and may in his discretion convict him thereupon. सबसेक्शन 3 कहता है अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली करता है तो मजिस्ट्रेट प्ली रिकॉर्ड करता है और डिस्क्रिशन में कन्विक्ट कर सकता है। After that, subsection 4, if the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at his commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for reasons to be recorded in writing so thinks fit, forthwith, whether he witnesses to cross-examine any, and if so, which of the witnesses of the prosecution whose evidence has been taken. सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं करता या ट्रायल चाहता है तो नेक्स्ट हियरिंग में या तुरंत एक्यूज्ड से पूछा जाता है कि कौन से प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कराना है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, इफ ही सेज ही डज सो विश द विटनेस नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड and after the cross examination and re-examination if any they shall be discharged. Subsection 5 बात करता है कि एक्यूज्ड जो विटनेस क्रॉस एग्जामिन कराना चाहता है उनको दोबारा सम्मन किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। After that, subsection 6, the evidence of any remaining witnesses for the prosecution shall next to be taken and after cross-examination and re-examination if any, they shall also be discharged. Clause 6 बात करता है बाकी prosecution witnesses के evidence लिए जाते हैं और cross-examination और re-examination के बाद discharge कर दिया जाता है। After that, subsection 7, where despite giving opportunity to the prosecution and after taking all reasonable measures under this Sanhita, if the attendance of the prosecution witnesses and subsection 5 and 6 cannot be secured for cross-examination, if shall be deemed that such witness has not been examined for notes being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reasons to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of the materials on record. सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते या अटेंड नहीं करते तो उनको अनएग्जामिन्ड माना जाता है
और मजिस्ट्रेट रीजंस रिकॉर्ड करके प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर सकता है और केस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे आगे बढ़ता है। इन शॉर्ट सेक्शन 269 का मेन मकसद है कि अगर एक्यूज्ड डिस्चार्ज नहीं होता तो ट्रायल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड हो, जिसमें रिटर्न चार्ज फ्रेम हो, एक्यूज्ड से प्ली पूछा जाए, गिल्टी प्ली हो या कन्विक्शन हो। अगर ट्रायल चाहिए तो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन प्रॉपर हो और विटनेस अनअवेलेबल हो तो एविडेंस क्लोज करके केस आगे बढ़ाया जाए। After that, we will talk about section 270 evidence for defense. section 270 बात करता है कि अगर accused डिस्चार्ज नहीं होता और प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाता है तो accused को अपनी डिफेंस प्रेजेंट करने का चांस दिया जाए। इस केस में सेक्शन 266 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मतलब accused विटनेस प्रोड्यूस कर सकता है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोसेस अप्लाई कर सकता है। Let's read the section for better understanding. Section 270 Evidence for Defense. The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and the provisions of the section 266 shall apply to the case. Section 270 बात करता है कि प्रोसिक्यूशन के सभी एविडेंसेस रिकॉर्ड होने के बाद accused को अपनी डिफेंस एंटर करने के लिए बुलाया जाता है। एक्यूज्ड ओरल या रिटन स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा अगर एक्यूज्ड चाहता है कि विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन हो या सम्मन हो तो मजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करेगा, जैसे सेक्शन 266 में डिस्क्राइब्ड है, और मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है कि प्रोसेस फेयर हो, और अगर एप्लीकेशन वेक्सेशियस, डीले या जस्टिस डिफीट के लिए हो तो उसे रिजेक्ट करके रिटर्न रीजंस रिकॉर्ड करता है। इन शॉर्ट सेक्शन 270 का मेन मकसद है कि एक्यूज्ड को फुल अपॉर्चुनिटी मिले अपने डिफेंस के लिए, और सेक्शन 266 के सेफगार्ड्स और प्रोसीजर्स अप्लाई हों। ये इंश्योर करते हैं कि ट्रायल फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और एक्यूज्ड को अपनी साइड प्रेजेंट करने का प्रॉपर चांस मिले। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पार्ट सी, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। सेक्शन 271 बात करता है कि जब चार्ज फ्रेम हो जाता है और मजिस्ट्रेट ट्रायल कंप्लीट करता है तो एक्यूज्ड के लिए दो मेन पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक्विटल बरी होना या कन्विक्शन दोषी ठहराया जाना। अगर एक्यूज गिल्टी नहीं है तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा, और अगर गिल्टी है तो उसको लॉ के हिसाब से सेंटेंस दिया जाएगा। अगर एक्यूज से पहले से कोई कन्विक्शन या एलिगेशन है तो उसकी वेरिफिकेशन ट्रायल के बाद होती है। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 271 एक्विटल और कन्विक्शन। Subsection 1. If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. Subsection 1 कहता है कि अगर ट्रायल के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ जो चार्ज फ्रेम हुए हैं उसमें कोई गिल्टी नहीं है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को एक्विट कर देगा, यानी उसको केस से फ्री कर देगा, और कोर्ट अपने ऑर्डर में क्लियरली लिखेगा कि एक्यूज नॉट गिल्टी है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट accused guilty but does not proceed in accordance with the provisions of section 264 or section 401, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है तो पहले वो एक्यूज्ड को मौका देगा अपना साइड बोलने का, हियरिंग ऑन सेंटेंस। उसके बाद मजिस्ट्रेट लॉ के मुताबिक पनिशमेंट सेंटेंस देगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 364 हायर पनिशमेंट वाला केस या सेक्शन 401 स्पेशल पावर्स के मुताबिक प्रोसीड नहीं कर तब वो खुद ही सेंटेंस पास करेगा। After that, subsection 3, where in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of section 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. मतलब अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट पहले ही कन्विक्शन की चार्ज भी लगे हों, जैसे रिपीट ऑफेंडर होने का, और एक्यूज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो मजिस्ट्रेट पहले उसको करंट केस में कन्विक्ट करेगा,
उसके बाद ही वो पहले की कन्विक्शन के सबूत लेगा और अपना फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 272 बात करता है अगर एक्यूज्ड नॉट गिल्टी है तो एक्विटल बरी कर दिया जाएगा, और अगर एक्यूज्ड गिल्टी है तो सेंटेंस दिया जाएगा लॉ के हिसाब से एक्यूज्ड की बात सुनने के बाद। अगर एक्यूज्ड पहले से कन्विक्ट हुआ है और वो डिनाई करता है तो पहले करंट केस डिसाइड होगा, उसके बाद ही पहले की कन्विक्शन का एविडेंस चेक होगा। After that, we will talk about Section 272, Absence of Complainant. सेक्शन 272 बात करता है कि अगर केस कंप्लेंट पे शुरू हुआ है और हियरिंग के दिन कंप्लेनेंट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता और ऑफेंस कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है चार्ज फ्रेम होने से पहले, आफ्टर गिविंग 30 days नोटिस टू कंप्लेंट। लेट्स read the section first for better understanding. Section 272, Absence of Complainant. When the proceedings have been instituted upon complaint and on any day fixed of the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence. The magistrate may, after giving 30 days time to the complainant to be present in his discretion, notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed, discharge the accused. सेक्शन 272 कहता है कि अगर कंप्लेंट बेस्ड केस है और कंप्लेनेंट हियरिंग में एब्सेंट है और ऑफेंस कंपाउंडेबल है, मतलब लॉ के हिसाब से सेटलमेंट पॉसिबल है, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब माइनर ऑफेंस जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन, तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है चार्ज फ्रेम होने से पहले। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट को पहले 30 दिन का नोटिस देना होता है ताकि कंप्लेनेंट अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर सके। इन शॉर्ट, सेक्शन 272 का मेन मकसद है कि कंप्लेंट बेस्ड केसेस में अननेसेसरी ट्रायल अवॉइड हो। अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है, ऑफेंस कंपाउंडेबल और नॉन कॉग्निजेबल है, तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज कर सकता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 273, कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। सेक्शन 273 कहता है कि अगर किसी कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी पर्सन के खिलाफ केस शुरू हुआ होता है और मजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज या एक्विट करता है और लगे कि एक्विजिशन करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को सम्मन करके पूछ सकता है कि क्यों कंपनसेशन ना दिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो कि एक्विजिशन बिना वैलिड रीजन था तो वो कंप्लेनेंट को कंपनसेशन देने का ऑर्डर दे सकता है, जिसका अमाउंट अपने फाइन लिमिट तक को हो सकता है। अगर कंप्लेंट कंपनसेशन नहीं देता तो मजिस्ट्रेट सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 30 days भी ऑर्डर कर सकता है। कंपनसेशन का ऑर्डर कंप्लेंट की सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में अगर 2000 से ज़्यादा हो तो कंप्लेनेंट अपील फाइल कर सकता है। कंपनसेशन का पेमेंट अपील पीरियड या अपील डिसीजन के बाद ही दिया जाएगा और ये सम्मन केसेस और वारंट केसेस दोनों पे अप्लाई होता है। Let's read the section first for better understanding. Section 273, compensation for acquisition without reasonable cause. If in any case instituted upon complaint or upon information given to the police or to the magistrate, one or more person is or are accused before a magistrate of any offence triable by a magistrate, and the magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and his opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the accusation was made is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of a summon to him to appear and show cause as aforesaid. सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे केस स्टार्ट हुआ है और एक्यूज्ड डिस्चार्ज या एक्विट हो जाता है और मजिस्ट्रेट को लगे कि एक्विजिशन के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं थे, तो
मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को तुरंत सम्मन करके पूछ सकता है कि कंपनसेशन क्यों ना दिया जाए। अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है तो सम्मन इशू किया जा सकता है। After that, subsection 2, the magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation, may for reason for to be recorded, make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them। सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट के रीजंस को रिकॉर्ड करता है और कंसीडर करता है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि एक्विजिशन बिना रीजनेबल ग्राउंड थे तो वो कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकता है, जिसका अमाउंट अपने फाइन लिमिट तक हो सकता है। After that, subsection 3, the magistrate may, by the order directing payment of the compensation under subsection 2, further order that in default of payment, the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days। मतलब अगर कंप्लेनेंट कंपनसेशन पे नहीं करता तो मजिस्ट्रेट सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 30 डेज का ऑर्डर दे सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, when any person is imprisoned under subsection 3 of the provisions of subsection 6 of section 8 of भारतीय न्याय संहिता 2023 shall so far as may be apply। मतलब अगर कोई पर्सन सबसेक्शन 3 के अंडर जेल भेजा गया हो क्योंकि उसने कंपनसेशन पे नहीं किया, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट के रूल्स और प्रोसीजर वही फॉलो होंगे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 में दिए गए हैं। मतलब लो के एग्जिस्टिंग रूल्स जो फाइन ना देने पर इम्प्रिजनमेंट के लिए अप्लाई होते हैं वही यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। After that, subsection 5, no person who has directed to pay compensation under this section shall, by reasons of such order, be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him, provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। सबसेक्शन 5 कहता है कि कंपनसेशन का ऑर्डर कंप्लेनेंट की सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, और अगर एक्यूज लेटर सिविल केस फाइल करता है जो कंपनसेशन ऑलरेडी दिया गया है वो कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, एक कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 2000 rupees may appeal from the order as if such complainant or informant has been convicted on a trial held by such magistrate। सबसेक्शन 6 कहता है अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने 2000 से ज्यादा का कंपनसेशन ऑर्डर दिया है, कंप्लेनेंट अपील फाइल कर सकता है जैसे कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील होती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 7, when an order for payment of compensation to an accused person is made in the case which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided, and where such order is made in the case which is not so subject to appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order। मतलब कंपनसेशन इमीडिएटली पे नहीं होता। इसके अलावा अगर अपील पॉसिबल है तो अपील पीरियड के बाद, अपील डिसीजन के बाद पेमेंट होती है, और अगर अपील नहीं है तो 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता है बिफोर पेमेंट। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, the provisions of the section apply to summon cases as well as warrant cases। सबसेक्शन 8 कहता है कि ये सेक्शन सम्मन केसेस और वारंट केसेस दोनों पे अप्लाई होता है, यानी माइनर या सीरियस ऑफेंसेस दोनों में। इन शॉर्ट सेक्शन 273 एंश्योर करता है कि अगर एक्विजिशन बिना रीजनेबल ग्राउंड के दिया गया है तो एक्यूज डिस्चार्ज या एक्विट हो जाता है तो कंप्लेनेंट को कंपनसेट करना पड़ता है, और डिफॉल्ट में शॉर्ट इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये एक्यूज के राइट्स और फेयर ट्रायल को प्रोटेक्ट करता है।
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।